जय भीम। पत्रकार बंधु तो अपना काम कर लें, लेकिन बाकी सब लोग जिम्मेदारी से बैठ जाएं। और मेरा आग्रह जो लोग वीडियो बना रहे हैं कि वो अपने मोबाइल की लाइट बंद कर लें। जो बना रहे हैं वो चेक करेंगे तो उनको दिखेगा कि लाइट अगर ऑन रहेगी तो जब भी मैं उधर देखूंगा तो फिर उसका रिफ्लेक्शन मुझे आएगा। तो ऐसे जो साथी हो वो अपनी लाइट जो है, जो वीडियो बना रहे हैं, बंद कर दें। प्यारे अधिवक्ता साथियों, आज राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस सम्मेलन को आयोजित करने वाली हमारी आजाद समाज पार्टी लीगल सेल की कमेटी का, हमारे नेशनल चेयरमैन आर्या जी का, हमारे यूपी के प्रदेश के जो संयोजक हैं भाई रजनीश जी का, जो प्रदेश के प्रभारी हैं शिवराज सिंह जी का, और हर एक उस अधिवक्ता साथी का जिसने यहाँ समय दिया या जिसने इस कार्यक्रम में तन मन धन से योगदान दिया। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित बहुत सारे अधिवक्ता साथी जो बहुत महत्वपूर्ण तरीके से अपने अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। हमारे नव निर्वाचित सेक्रेटरी साहब भाई घनश्याम नागर जी, भाई अनिल जी, आज की इस सभा में विशिष्ट अतिथि के रूप में यहां हमें आशीर्वाद देने आए पूर्व न्यायमूर्ति, जिनका जीवन संघर्ष जो है, अभी मेरी चर्चा उनसे हुई है, मैं उनसे एक आग्रह भी करूंगा कि वो अपने जीवन संघर्ष को लोगों के बीच में लाएं। मैंने उनसे आग्रह किया कि वो एक किताब जरूर लिखें जिस किताब के जरिए हम उनके जीवन संघर्ष को जान पाए। और मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान होंगे जो जानना चाहता है कि यहां से एक गांव से किसान के बेटे का सफर जो इलाहाबाद तक का था वो किस तरह का सफर था, उसमें कितनी कठिनाई आई। हर कोई इसको जानना भी चाहेगा, पढ़ना भी चाहेगा। तो मैं आपका यहाँ आने पर, और जो मैंने आपसे आग्रह किया, अगर आप उस पर अपने मन में प्रयास करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्यारे साथियों, सहारनपुर में, क्योंकि मैं सहारनपुर में जन्मा हूं और जो हमारे मुकदमे हैं वहां के, उनमें हमारी मदद कर रहे हैं चौधरी साहब, और वहां इलाहाबाद में उन मुकदमों में हमारी मदद कर रहे उनके बेटे दूसरे हमारे चौधरी दिलनवाज चौधरी साहब का मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो हमारी गाजियाबाद की लीगल सेल की टीम है जो मुझसे पहले पहुंच के सारी समस्याओं का समाधान करवाने में मदद करा चुकी, मैं उसका भी बहुत बहुत, उस पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भाई बादशाह खान जी और हमारे रिटायर्ड सीओ कल्याण सिंह जी, मैं आपका भी आभार प्रकट करता हूं। दिल्ली की टीम का, उनका भी आभार प्रकट करता हूं। अपनी बात को शुरू करने से पहले सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। और आज इन दो महान पुरुषों में एक वीरांगना रही है मां अहिल्याबाई होलकर, उनका स्मृति दिवस है। उनको भी आज मैं जो है, स्मृति दिवस है, जयंती है उनकी जयंती पर मैं आज उनको भी नमन करता हूं। और संत राम बीए प्रजापति जी, जिनके योगदान को अगर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूं तो आपको समझ आएगा। उनकी आज स्मृति दिवस है, उनको भी मैं इस मंच से नमन करता हूं। संत राम बीए प्रजापति जी वो शख्स थे जिन्होंने जाति पाति तोड़क मंडल में बाबा साहब अम्बेडकर को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। हालांकि वो विरोध के कारण बाबा साहब वहां नहीं जा सके, तो बाबा साहब जो भाषण अपना देना चाहते थे उसको बाबा साहब ने वहां तो नहीं दे पाए, तो एक किताब के रूप में संकलित किया। उस किताब का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति का विनाश। वो किताब आपके, मेरे और आपके जैसे करोड़ों लोगों के लिए
परिवर्तन का एक बहुत बड़ा शानदार विचार है, उसको भी हमें पढ़ना चाहिए। मैं भगवान बुद्ध से लेके और मान्यवर काशीराम साहब तक जितने भी हमारी अजीब शख्सियतें रही हैं, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें कुछ प्रेरणा मिली है, मैं उन सभी को आज नमन करता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करता हूं। और जब मैं भारत के इतिहास को भी देखता हूं तो मुझे लगता है कि जिस भी कामयाब व्यक्तित्व का, महापुरुष का योगदान चाहे आजादी में हो या सामाजिक परिवर्तन में हो, मैक्सिमम वो वकील रहे हैं। ये भी एक बहुत शानदार बात जो है हिस्टोरिकल हमारे सामने। मैं आज ड्रेस में नहीं हूं, उसके लिए मैं अपने लीगल सेल की टीम से माफी चाहता हूं। कारण ये है कि सार्वजनिक रूप से मैं उसको जाहिर भी नहीं कर सकता कि एक समस्या हो गई है, जिसके कारण जो है, जो मेरी व्यक्तिगत है कि मैं बहुत ज्यादा व्यस्त हूं और उस तरह से कार्यों में नहीं जुट पा रहा हूं। लेकिन क्योंकि लीगल सेल की टीम ने एक बड़ा प्रयास किया और 2 बार उनके सम्मेलन में जब उन्होंने जूम मीटिंग बुलाई तो मुझे अपनी बात रखने का मौका भी मिला है। उसमें हमारी बहुत सारी अधिवक्ता बहनों ने भी भाग लिया और वो आज यहाँ मौजूद भी हैं। और एक हमारी अधिवक्ता बहन जो सोनभद्र से चल के आई। सोनभद्रा मतलब आप समझिए ये है झारखंड का बॉर्डर। हाँ, सोनभद्रा झारखंड को टच करता है। आसमा उनका नाम है। मैं ऐसी वीरांगना अपनी बहन को बहुत बहुत साधुवाद, आभार प्रकट करता हूं। प्यारे साथियों, एक लंबी लिस्ट है, उसको पढ़ने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूं। ये साल था 2022 का। 10 मार्च को रिजल्ट आया था उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तराखंड के, पंजाब के चुनाव। और क्योंकि हमने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहुत मेहनत की थी तो हमें लग रहा था कि रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा, इसलिए बड़े उत्साहित थे। और मैं खुद भी इलेक्शन लड़ा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ। मैं खुद भी गोरखपुर में जाके इलेक्शन लड़ा था। तो मुझे विश्वास था कि नाइंसाफी के खिलाफ वहां के जनता जो पीड़ित है, जो चाहती है कोई आके उनकी आवाज उठाए, वो मेरा साथ देंगे। और उम्मीद थी उत्तराखंड में भी 3 सीटें हमारी बहुत महत्वपूर्ण थी, जिनपे हमें उम्मीद थी कि उन सीटों को हम जीत जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में भी एक मेरी और एक सिद्धार्थनगर की सीट ऐसी थी डुमरियागंज की, जिसको हमारा विश्वास था कि हम जीत जाएंगे। रिजल्ट आया और बहुत कम वोट मिले। कोई आदमी बहुत ईमानदारी से किसी काम को करे, जैसे आप वकील साथी करते हैं, और आपका मेहनताना आपको ना मिले, कैसा महसूस होता है? जिस केस के लिए आप जी जान लगा दो और हमेशा उस केस में आप अपने आप को साबित करो, और जिस क्लाइंट के लिए, जिस भाई के लिए आप प्रयास कर रहे हो, वो अंतिम समय पे आपका हाथ छोड़ दे, तो आपको कैसा लगता है? बताइए, कैसा लगता है? बताइए जोर से। तो मुझे भी बहुत बुरा लगा कि जिनके लिए मैंने जीवन लगा दिया, और जिनको ये भी नहीं पता कि मैं अगर हमारी पार्टी, हमारा संगठन आगे बढ़ेगा, ताकत बनेगी, तो उसका फायदा क्यों नहीं होगा। ये भी टेक्निकल बात है। तो फिर मुझे समझ आया कि बहुत भोला भाला समाज है और अभी उसको बहुत समय लगने वाला, इतनी आसानी से बात उसकी समझ में नहीं आई। तो निराशा हुई। 10 मार्च को फोन पे बात चल रही थी, लेकिन उस तरह का उत्साह नहीं था। मैं झूठ कहूं कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है, फर्क पड़ा। पीड़ा हुई, क्रोध भी आया कि जिनके लिए सब कुछ, मुकदमे, जेल, लाठियां, तमाम तरह की मुसीबतें सहली, उन्होंने साथ क्यों नहीं दिया। 2-3 दिन गुजर गए। 15 मार्च को पार्टी का स्थापना दिवस होता है। हिमांशु जी का फोन आया
कि हम दिल्ली में पार्टी का स्थापना दिवस मनाएंगे। तो हमने कहा साहब हम तो नहीं आएंगे। तो बोले साहब आपको आना पड़ेगा, आप ही चीफ गेस्ट हैं और भाई विनय जी चीफ गेस्ट हैं, तो आपको आना पड़ेगा। तो मैंने इनसे पूछा क्या करना है, तो कहा कि घर पढ़ के क्या करेंगे जब इसी काम को करना है। जब आपने प्रोफेशन चुना है तो घर पढ़ के क्या करोगे। तो तय हुआ चलेंगे, घर से हम लोग चले। और कई बार आपने सुना होगा गाजियाबाद में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है सिपरा मॉल, उस मॉल के पास गाड़ी रोकी गई। मैं मॉल में गया, मॉल से मैंने एक कुर्ता खरीदा, वो कुर्ता मैंने पहना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और फिर मैं यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जगह का महत्व क्या होता है। मैं इसी जगह पर मुख्य अतिथि के रूप में आया, इसी जगह। यही हॉल था, 15 मार्च 2022 का दिन था। इसी तरह पूरा हॉल और ऊपर वाला सब भरा हुआ था। मैं यहां आया, फिर मैंने सोचा जिससे प्यार करने वाले दिल्ली में इतने लोग हैं, वो हार कैसे सकता है यार। फिर सबकी बातें रखी गई, यहीं से मन में उत्साह पैदा हुआ और बस ये हो रहा था कि जल्दी से माइक मेरे हाथ में आए और मुझे अपनी बात को रखने का मौका था। और जब मेरे हाथ में माइक आया तो मैंने पहली लाइन ही कही कि जिनको लगता है कि हार गया है, हार के टूट जाएगा, उनको मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक टीचर का बेटा हूं, मिट्टी से निकल के आया हूं, खेती किसानी से निकल के आया हूं। मिट्टी में तो मिल सकता हूं लेकिन हार नहीं सकता, इस बात को लोग समझ गए। और यही संकल्प हुआ कि इस अपमान को सम्मान में बदलना। ये जगह उस जगह की गवाह है, उस बात की गवाह है। और प्रिय साथियों, आज हम 2025 में हैं और मेरे बहुत सारे शानदार साथी इधर बैठे हैं जिनको मैं अपनी नजरों से देख रहा हूं, जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस आंदोलन को यहां तक पहुंचाने में। और ये तय हुआ कि लोकसभा लड़नी है। मैंने कहा किसी और को लड़ा दो, तो कहा नहीं आप ही को लड़नी है, क्योंकि जब तक पार्टी की तरफ से आप जाके वहां अपने स्तर से बात नहीं रखोगे तब तक लोगों तक बात नहीं जाएगी, क्योंकि आपकी बात को सुनने वाले लोग ज्यादा है। अगर इसी बात को कोई और रखेगा तो उतने लोग नहीं सुनेंगे, जिस बात को आप रखोगे उसको बहुत सारे लोग सुनेंगे। अंत उनकी मेहनत सफल हुई और अभी 4 जून बहुत जल्दी आने वाला है। मैंने दिशा की एक कमेटी बनती है, निगरानी कमेटी, विकास और निगरानी की कमेटी बनती है, जिसमें लोकसभा सांसद उसके अध्यक्ष होते हैं जिलों में। तो मैंने इस बार दिशा कमेटी की मीटिंग, जिस दिन रिजल्ट आया 4 जून को, मुझे 1 साल हो जाएगा, मैंने वो दिशा कमेटी की मीटिंग बिजनौर में 4 जून की रखी है। मैं 4 जून को वहां जाऊंगा, क्योंकि पिछले 4 जून को मैं इस समय संघर्ष के दौर में था और ये नहीं पता था कि बंद डब्बों में क्या है। लेकिन क्योंकि जिस तरह की मेहनत की थी और आप लीगल सेल के साथियों ने, तमाम साथियों ने वहां जाके मेहनत की, हर आदमी ने अपना योगदान दिया, ये विश्वास था कि इन सबकी मेहनत विफल नहीं जाएगी। और लोगों की उम्मीद, माओं का आशीर्वाद, बहनों का प्यार, बुजुर्गों का आशीर्वाद, तमाम कमजोर वर्गों के दिल की इच्छा, और उस इच्छा ने एक शक्ति को जन्म दिया और उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी का, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर दिल्ली आए। अब बात लीगल सेल की करें तो आदरणीय भाई विनय सिंह जी, जो हमारे नेता हैं और बहुत ईमानदारी से तमाम तरह की परेशानियों का सामना करते हुए इस आंदोलन को चला रहे हैं। हमारे दूसरे अतिथि वीरेंद्र सिंह यादव जी, जिनका मैं जिक्र ऑलरेडी कर चुका हूं, MS आर्य साहब जो हमारे नेशनल चेयरमैन हैं, मेरे छोटे भाई और प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी लीगल सेल उत्तर प्रदेश रजनीश गौतम जी। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि रजनीश भाई जैसे साथी इतिहास में बहुत कम बार पैदा होते हैं। मैं इनके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं करता हूं। आदरणीय ध्रुव कुमार एडवोकेट जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लीगल सेल हरियाणा के, आदरणीय सिकंदर कुरैशी जी, जो आजाद समाज पार्टी दिल्ली के लीगल सेल के अध्यक्ष हैं, आदरणीय नदीम कुरैशी जी, जो प्रदेश प्रभारी हैं लीगल सेल दिल्ली के, आदरणीय ML सुमन जी, जो प्रदेश प्रभारी हैं लीगल सेल दिल्ली के, चंद्रगुप्त मौर्य जी,
अश्वनी बागरी जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, एडवोकेट घनश्याम जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भीम आर्मी के, आदरणीय शिवराज सिंह जी जो प्रदेश प्रभारी है उत्तर प्रदेश के लीगल सेल के, आदरणीय पंकज सिंह एडवोकेट जी जो प्रदेश प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के, आदरणीय चौधरी जानसार साहब जो मेरे बड़े भाई भी हैं और उनके कंधों में बहुत सारी जिम्मेदारी भी है। तमाम झूठी गवाहियों को वो अपने अनुभव से जिस तरह से डील करते हैं, मैं उनके स्टेटमेंट को बाद में पढ़ता हूँ। रजनीश जी मुझे भेज देते हैं जीरे के बाद वाला हिस्सा, तो मैं उसको पढ़ लेता हूँ। तो मैं आपके अनुभव का भी बहुत बहुत और आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए और आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। जो सीनियर अधिवक्ता है सहारनपुर से, आनंद कुमार एडवोकेट जी, चौधरी महाराज सिंह जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, अर्जुन सिंह एडवोकेट जी, आदरणीय राशिद हुसैन एडवोकेट जी, चांद आलम एडवोकेट जी, बालेश्वर प्रसाद एडवोकेट जी, अमित केसरी एडवोकेट जी और बहन हमारी अनीता सिंह एडवोकेट जी, अमर सिंह एडवोकेट जी, सतीश कुमार एडवोकेट जी, संजीव कुमार एडवोकेट जी, रविंद्र कुमार एडवोकेट जी, अभिषेक कुमार एडवोकेट जी, आनंद प्रकाश एडवोकेट जी, रोहित गौतम एडवोकेट जी, महेंद्र मंडल एडवोकेट जी और आर के गौतम जी, दीवान सिंह जी, रघुशरण जी, पुटुल जी और सतीश जी। बचा तो नहीं? कोई बचा हो तो बता दो। हरियाणा के साथी ये सब यूपी की टीम है। अच्छा लास्ट लिखे बता दो साहब मुझे जहां जाना है, जो आप बता दो कि मैं उसको कर दूं। साथी हैं धनीराम जी, विनोद कुमार जी, शैलेंद्र जौहरी जी, ताराचंद जी, दिनेश कुमार जी, गौरव जी, लखपत जी, जितेंद्र जी, विष्णु जी, विजेंद्र जी, लोकेश जी, एडवोकेट सतीश जी और बहुत सारे जिलों से जो साथी आए, मंडलों से जैसे मुरादाबाद है और सहारनपुर है, अमरोहा है, उसके साथ साथ जौनपुर है, आगरा है, बरेली है, हापुड़ है, मुजफ्फरनगर है, अयोध्या है, लखनऊ है, अम्बेडकर नगर है, मथुरा है, बाराबंकी है, उन्नाव है, बुलंदशहर है, महाराष्ट्र से एडवोकेट नितिन सतपुते जी यहाँ हैं और भी कई सारे साथी महाराष्ट्र से एडवोकेट दीपक जी, दिलीप जी, भूषण जी, किशोर जी और दिल्ली से प्रदीप दागर जी, प्रकाश यादव जी, विष्णु कुमार जी, राजस्थान से भी साथी आए हैं। मैं उन सब साथियों का आभार प्रकट करता हूं। अब कुछ जो है आपसे बातें हो जाए। मैं जब अभी आपसे आपके कार्यक्रम में आया था तो बाबा साहब के क्या विचार हैं वकीलों पे वो पढ़ रहा था। मेरा मन था कि वो विचार मैं आपसे बताऊं और अगर ये लाइट की व्यवस्था देखने वाले साथियों तक मेरी आवाज जा रही हो तो मैं समझता हूं कि आपका समय समाप्त जल्दी हो जाएगा, लेकिन अभी आप अपने इनको कल पुर्जों को सही रखें जिससे कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे, ऐसा भी मेरा आपसे आग्रह है। तो बाबा साहब का जो अधिवक्ताओं के बारे में विचार था, मैं उस विचार को आपके सामने शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि जब आप किसी भी विषय पर बोलना चाहते हैं तो उसमें महापुरुषों के क्या विचार थे या उस फील्ड में जो बहुत शानदार करैक्टर है, व्यक्तित्व है, उनके क्या विचार थे हमें जानने चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने अधिवक्ताओं के बारे में कई महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। उनका मानना था कि अधिवक्ता समाज के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें हमेशा न्याय और समानता की रक्षा की आवाज उठानी चाहिए। न्याय और समानता, बाबा साहब का मानना था कि अधिवक्ताओं को न्याय और समानता के लिए लड़ना चाहिए और उन्हें कमजोर और शोषित लोगों की रक्षा करनी चाहिए। सामाजिक जागरूकता, बाबा साहब ने अधिवक्ताओं को सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया था। संवैधानिक नैतिकता, बाबा साहब ने अधिवक्ताओं को संवैधानिक नैतिकता के महत्व पर जोर दिया
और कहा कि उन्हें हमेशा संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। ज्ञान, मेरा आग्रह रहेगा कि इस बात पे आप बहुत गौर से सुने। बाबा साहब ने अधिवक्ताओं को ज्ञान और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि उन्हें अपने क्षेत्र में हमेशा नवीनतम ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। संघर्ष, बाबा साहब ने अधिवक्ताओं को संघर्ष करने और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। नवीनतम ज्ञान, अभी कुछ दिन पहले ऐसा हुआ कि पूरे अधिवक्ताओं को नई तरह से जो है किताबों को टटोलना पड़ा। आईपीसी खत्म हुई और बीएनएस आ गई, सीआरपीसी खत्म हो गई, एविडेंस खत्म हो गया और उसकी जगह पे भारतीय नाम के साथ चीजों में बदलाव किया गया। धाराओं की सूचियां बदल गई। जहां पहले 302 होती थी वो 302 में कुछ और आ गया। जहां ये 307 होती 308 होती थी उसमें 108 आ गया। तो अब कभी कभी जो हमारे पास भी कोई आ जाता है और वो कहता है साहब कार्रवाई तो हो नहीं रही है, तो हम उससे कहते हैं एफआईआर उठाओ। एफआईआर लेते हैं तो फिर ये सोचते हैं कि अब ये ऑफेंस कौन सा है, इसमें कितने साल की सजा है, क्या इसमें गिरफ्तारी का अधिकार है या नहीं है। तो फिर उसकी जानकारी हासिल करते हैं तो अपने जो साथ पुलिस के साथी हैं उनसे कहते हैं कि भाई जरा नेट पे चेक करना कि ये आईपीसी, ये बीएनएस कौन सी आईपीसी को करती है और पूर्व में कौन सी आईपीसी थी। तो इस तरह से ये जो नवीनतम ज्ञान की बात है, मैं वकील साथियों से कहूंगा, वकालत का जो प्रोफेशन है उसकी शक्ति का जो प्रभाव है वो इस आधार पर है कि आपकी प्रैक्टिस कितने दिनों की है। और जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका अनुभव बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी शक्ति और आपका प्रभाव बढ़ेगा। लेकिन उसका पैमाना जाति धर्म के आधार पर नहीं है भाइयों और बहनों। उसका पैमाना अगर है तो वो आपके ज्ञान के आधार पर है, आपके अनुभव के आधार पर है। और मैं आपको ये भी बता दूं वकील होने के नाते कि जो पढ़ाया जाता है और जो प्रैक्टिकल होता है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप अगर लॉ करें या आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ी आपके भाई करें, तो उनको बता दो कि लॉ भी करें वहां कॉलेज में और आके कोर्ट में प्रैक्टिस भी करें, तभी जाके चीज आगे बढ़ेगी। वरना जितना पढ़ के आएंगे और फिर जब कोर्ट में आएंगे तो आश्चर्यचकित महसूस करेंगे कि जहां जो पढ़ाया जाता था और जो यहाँ प्रैक्टिकल है, दोनों में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। जीरो शुरू करना पड़ेगा। इसलिए जितने अधिवक्ता साथी मुझे मिलते हैं मैं उन सबसे कहता हूं कि पढ़ाई करो, साथ साथ कोर्ट में प्रैक्टिस भी करो। और बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, इस बात को भी जान लो। एक गुरु भी होना जरूरी है। प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल में अंतर जो आप पढ़ते हैं उसको जमीन पर उतारने के लिए प्रैक्टिकली एक गुरु का होना जरूरी है। इसलिए अच्छे वकील, जो सीनियर वकील है, उनके नेतृत्व में सीखने का काम करें। जैसे हम 2 पहियों गाड़ी, 4 पहियों गाड़ी घर से चलाना सीख लेते हैं, लेकिन अक्सर उसमें तो आपकी डिबेट जो सुनी जाए तो वो सुनकर जो है लोग गौरवान्वित होने चाहिए, तभी आपकी वकालत का फायदा है। वरना जिस तरह का सिस्टम अभी है, मैंने अगर भाई यही वकील जो हैं यही जज बनते हैं, अभी तो सिस्टम ऐसा ही है, इन्हीं वकीलों में से जज बनते हैं। पहले न्याय तो नीचे से आदमी आता पीसीएसजे के थ्रू और उसको हाईकोर्ट जाने में इतना समय लगता है। इसलिए मैंने न्यायमूर्ति जी से कहा कि भाई आपका संघर्ष बहुत सारे वकीलों को प्रेरणा देगा कि इनको किस तरह काम करना चाहिए। और मैं फिर एक बार आपको ये भी बता दूं कि वकालत सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है रोजगार का। इस काले कोट के ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत है और इस काले कोट में न्याय, पीड़ित और न्याय के बीच में अगर कोई न्यायमूर्तियों से, जजों से अपने ज्ञान के आधार पर, जिसके ऊपर बहुत सारे दोष लगाए गए हैं, बहुत सारे आरोप लगाए गए, उसको भी बरी करा सकता है, तो ये उसका अनुभव, उसका संघर्ष ही है। ये आसान काम नहीं है, ये बहुत शानदार काम है। बस इसको ज्ञान के साथ आगे बढ़ाना है। कई सारी मांगे मेरे सामने रखी हैं, मैं उन मांगों के लिए विश्वास दिलाता हूं कि मैं पार्लियामेंट में आप सबके सहयोग से इन मांगों को उठाने का काम करूंगा। जैसे कि आपको याद भी होगा, चाहे हापुड़ में अधिवक्ताओं में अत्याचार हुआ हो या फिर गाजियाबाद में अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की गई हो, वो दोनों घटनाएं
जब अधिवक्ताओं के ऊपर पड़ी हुई हापुड़ की उसकी लाठियां मैं देख रहा था गाजियाबाद वाली, तो ऐसा लग रहा था कि ये लाठियां हमारे अधिवक्ता भाइयों में नहीं, ये हमारे ऊपर ही पड़ रही है। क्योंकि जब हम इस काले कोट को पहनते हैं और अधिवक्ताओं की बात करते हैं, तो हर एक अधिवक्ता, वो किसी जाति धर्म का हो, वो हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारा भाई है, हमारा अपना है। उसकी लड़ाई लड़ना, उसके साथ खड़े होना, ये हमारी शक्ति भी है। और ये एक उदाहरण भी है कि इन काले कोट वालों से किसी भी तरह का विवाद करने से पहले कई बार सोचना पड़े। ये तो दिल्ली है, दिल्ली के साथियों, बिजनौर तक के साथी हमारे यहाँ आए हैं। दिल्ली में तो मैंने कई बार देखा है कि जब खाकी का और काले कोट का सामना होता है तो इमरजेंसी जैसे हालात हो जाते हैं दिल्ली में। अगर ये धरना कर लें, स्ट्राइक कर लें, तो न्याय का पूरा न्याय व्यवस्था पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उन ऑनरेबल जजों को भी ये मांग करनी पड़ती है कि इस मामले को शूट आउट कर लो। तो बहुत बड़ी शक्ति है और हमने ये भी तय किया है कि इस शक्ति को कमजोर नहीं पड़ने देना है, इस शक्ति को और आगे बढ़ाना है। तो लीगल सेल के जो हमारे साथी हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, उन साथियों को भविष्य में बार काउंसिलिंग के चुनाव पे लड़ने चाहिए और अपनी शक्ति भी बनानी चाहिए। और मेरी तो मांग है कि अभी क्योंकि क्लोजन सिस्टम से हम लोग उस तरह जज नहीं बना पा रहे हैं, तो बार काउंसिलिंग में भी अपनी ताकत मजबूत होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश बार काउंसिलिंग में या दिल्ली बार काउंसिलिंग, जहां भी बार काउंसिलिंग के इलेक्शन होते हैं, हमें अपने विचार व्यवहार से अपनी शक्ति को बनाकर अपनी ताकत जो है बार काउंसिल में भी बनानी चाहिए। क्योंकि उनकी बातों को भी सुनना पड़ता है, उनकी बातों को भी ध्यान में लाना पड़ता है, उनकी मांगों को भी आगे बढ़ाना पड़ता है। जो मांग जैसे हमारे नवनिर्वाचित सेक्रेटरी साहब ने कही कि चैम्बर की समस्या, हाँ मैं मानता हूँ चैम्बर की समस्या है, लेकिन इसका अस्थायी इलाज भी जो है वो भी ढूंढना पड़ेगा। वो तभी होगा जब हमारी बात बार काउंसिलिंग के जरिए मजबूत से उठेगी और सभी बार काउंसिल ये लेटर लिख के दें कि भाई हमारे यहाँ चैम्बर की समस्या है, चैम्बर की समस्या को दूर किया जाए। क्योंकि देखो लगातार अधिवक्ता बढ़ते रहेंगे। सोचो आज 100 चैम्बर नहीं बना दिए, लेकिन नेक्स्ट और 100 वकील आ गए, तो कुछ मानक तय करके हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे मांगे आपकी हैं कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जल्दी से लागू किया जाए, इसके लिए मैंने पार्लियामेंट में जोर शोर से आवाज उठाई है। अधिवक्ताओं के लिए राष्ट्रीय मेडिक्लेम पॉलिसी बनाई जाए। और मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑनरेबल जो हमारे माननीय कानून मंत्री, उनको भी लेटर लिख के अधिवक्ताओं की इस मांग को रखा था कि उनकी मांग को सुना जाए। भारत के प्रत्येक न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त चैम्बर की व्यवस्था हो, अधिवक्ताओं को राजपत्रित गजेटेड अधिकारी का दर्जा दिया जाए, नए पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए निश्चित समय तक उचित भत्ते की व्यवस्था हो, नए पंजीकृत अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त अवधि तक प्रशिक्षण की सरकार द्वारा उचित व्यवस्था की जाए, सीनियर अधिवक्ता जो प्रैक्टिस करने में असमर्थ हैं उनके लिए उचित पेंशन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाए, अधिवक्ताओं के लिए भारतीय राजमार्गों पर लगे सभी प्रकार के टोल टैक्स समाप्त किए जाएं, अधिवक्ताओं के लिए सरकारी आवासीय योजनाओं में पर्याप्त कोटा लागू हो, अधिवक्ताओं के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में उचित रिजर्वेशन कोटा की व्यवस्था प्रावधान किया जाए, क्लोजन सिस्टम के द्वारा जजों की नियुक्ति में रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में अधिवक्ताओं की नियुक्ति में रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार की जाने वाले अधिवक्ता एसजी, एसटी, एजी, एएजी, ईटीसी की नियुक्ति में रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए, प्राइवेट सेक्टर में अधिवक्ताओं की नियुक्ति में रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए, माननीय न्यायालय द्वारा की जाने वाली रिसीवर, लोकल कमिश्नर एवं लीगल सर्विस अथॉरिटी इत्यादि में पर्याप्त रिजर्वेशन कोटा लागू किया जाए, SC, ST एक्ट के अंतर्गत दर्ज मुकदमों में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर सरकारी वकील की नियुक्ति शासक शिकायतकर्ता की इच्छा के अनुसार की जाने की अनिवार्य व्यवस्था होनी चाहिए। और भारतीय न्यायिक सेवा आयोग की स्थापना, न्यायिक सेवाओं के लिए वार्षिक परीक्षा प्रारंभ की जाए जिस प्रकार यूपीएससी की परीक्षा ली जाती है। ये 17 मांगे आपकी हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन मांगों के लिए मैं कल ही हमारे देश के कानून मंत्री को पत्र लिखूंगा और जब पार्लियामेंट चलेगी तो इन मांगों को जोर शोर से उठाने का काम करूंगा। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं, हालांकि अधिवक्ताओं का मंच, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अंतिम व्यक्ति, क्योंकि हमने भारत की पार्लियामेंट में ये शपथ ली थी कि हम भारतीय संविधान के अनुसार विधि के अनुरूप कार्य करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ना जाति ना धर्म,
जिस भी व्यक्ति के साथ अन्याय होगा और जिस भी पॉलिसी से गरीब, किसान, कमजोर, महिलाएं, नौजवान लोगों की भलाई हो सकती होगी, उन सारे विषयों पे हम लोग काम करेंगे। कभी आपको निराश नहीं करेंगे। आम बुद्धिजीवी साथियों ने हम पर भरोसा दिखाया है। मैं आपका भी अभिनंदन स्वागत करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी अगर एक भी वकील साथी के साथ कहीं भी अन्याय होगा तो हम लोग पूरी एडी चोटी का जोड़ लगा के उसकी ताकत बनने का काम करेंगे, उस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और साथियों, अंत में एक घोषणा भी और करनी है। मैं आग्रह करूंगा कि रजनीश जी यहाँ आ जाएं और हमारे MS आर्य जी भी यहाँ आ जाएं। एक घोषणा भी हमें करनी है। ये घोषणा इंपोर्टेंट है और ये घोषणा ये है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश सदस्य पद हेतु रजनीश गौतम जी जो हैं, जो एडवोकेट साहब हमारे सहारनपुर से हैं, आपके प्रथम वरीयता मत, वन आशीर्वाद एवं सहयोग के आकांक्षी हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो हमारे साथी हैं वो इस पोस्टर को अपने दिल में बसा लें। ये लक्ष्य हमारे पास है और इसी बार हमको पूरा करना है। इसी बार हमें इस लक्ष्य को पूरा करना है और उसके बाद अभी हम कोशिश करेंगे कि और साथी भी आगे बढ़ेंगे इसी बार। लेकिन भविष्य में आप सब लोग कमर कस के रखो। हमें बार काउंसिलिंग के चुनाव में अपना रिप्रेजेंटेशन, अपना प्रतिनिधित्व मजबूत करना है। ये बात आप अपने मन में संकल्प के तौर पे ले लो। इसलिए मैं इस पोस्टर को जो है चाहता था कि आपके सामने आ जाए, क्योंकि रजनीश भाई उनकी टीम बहुत मेहनत कर रही है और उन्होंने निर्णय लिया। मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं इसका एक सही तरह से एक पोस्टर वो करवा देता हूं। पकड़ना भाई। हाँ, मैं 1 मिनट के लिए आप, क्योंकि सब 3 बजे है ना? नहीं सर, 2 बजे तक हाँ, दूसरा कार्यक्रम जो है उनका समय हो गया है। मैं आप सबका यहाँ पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ और आप सबके लिए मैं बहुत सारी मंगल काम करता हूँ। बहुजन मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत मेहनत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।